नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन के अगले टॉपिक के बारे में। राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद व आर्थिक कल्याण में संबंध, यानी राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, कुछ अर्थशास्त्रियों की धारणा है या कुछ अर्थशास्त्री ऐसे मानते हैं कि जैसे जैसे जीडीपी में वृद्धि होती है वैसे वैसे क्या होता है, लोगों के आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। और हमारी अर्थव्यवस्था में भी ऐसा माना जाता है कि जीडीपी बढ़ेगी तो उस स्थिति में आर्थिक कल्याण भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार आज हम जानेंगे कि आर्थिक कल्याण और जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि कल्याण का आशय क्या है। देखो बच्चों, कल्याण का तात्पर्य होता है समाज के लोग प्रसन्न व संतुष्ट रहे। मतलब समाज के लोग जितने ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, जितने ज़्यादा संतुष्ट होंगे, वही क्या होता है, कल्याण कहलाता है। ठीक है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक कल्याण वह होता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जाता है। देखो, अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है, आर्थिक कल्याण वह होता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जाता है। अर्थशास्त्री कल्याण को किससे मापते हैं, मुद्रा से मापते हैं। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मुद्रा होती है उसका आर्थिक कल्याण उतना ही ऊंचा होता है। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में गहरा संबंध होता है। हमने अभी बताया था कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में बहुत गहरा संबंध होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। बहुत सी स्थितियों में क्या होता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो हमने देखा है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, यानी जीडीपी बढ़ेगी। तो उस स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ने पर राष्ट्रीय व्यय बढ़ेगा और राष्ट्रीय व्यय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब है, जीडीपी बढ़ी तो आय बढ़ी, आय बढ़ी तो व्यय बढ़ा, और व्यय बढ़ने से क्या होता है, लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ जाता है और लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। लोगों द्वारा अधिक मात्रा में वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग होने के कारण उनका आर्थिक कल्याण बढ़ता है। कि लोग क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने के कारण उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। जीडीपी में देखो बच्चों, जीडीपी में वृद्धि को अक्सर लोगों के आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में माना जाता है कि जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, लोगों का आर्थिक कल्याण भी बढ़ेगा। अर्थात किसी देश की जीडीपी, ध्यान देना बच्चों, किसी देश की जीडीपी या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ध्यान देना बच्चों कि किसी देश की जीडीपी बढ़ी या राष्ट्रीय आय बढ़ी तो यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। हमने देखा है कि जो अमेरिका देश है वो उनकी जीडीपी क्या है, अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है, उनकी राष्ट्रीय आय क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी क्या है, अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अर्थात लोगों के कल्याण में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। परंतु कुछ स्थितियां ऐसी होती है जब जीडीपी बढ़े और आर्थिक कल्याण में वृद्धि न हो, उनके बारे में हम जानेंगे कि परंतु जीडीपी में वृद्धि सदैव कल्याण का सूचक नहीं होती। इसे हम निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्री ऐसे मानते हैं कि जीडीपी हमेशा बढ़े तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आर्थिक कल्याण भी बढ़े। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आर्थिक कल्याण की जो बेसिक बात है मैंने आपको बता दी। अब हम ये जानेंगे और निम्न बिंदु से समझेंगे कि जीडीपी में वृद्धि सदैव कल्याण का सूचक नहीं होती। तो हम निम्न बिंदुओं को समझते हैं। देखो बच्चों, हमने जाना था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर कल्याण में वृद्धि होती है, ठीक है। परंतु कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जब आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती। आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ी, परंतु आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती। इसके कुछ पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद का वितरण।
मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो आय होती है उसका वितरण किस प्रकार किया जा रहा है वो भी डिपेंड करता है आर्थिक कल्याण पे। तो ध्यान देना बच्चों, असमान वितरण में क्या होता है, गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है और अमीर व्यक्ति और अमीर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आर्थिक कल्याण बढ़ने के बजाय घट जाता है। देखो बच्चों, यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, ध्यान देना बच्चों, अगर देश की जीडीपी में वृद्धि होती है तो ये आवश्यक नहीं है कि इसके फलस्वरूप कल्याण में वृद्धि हो। मतलब वृद्धि हो रही है जीडीपी में, परंतु ये आवश्यक नहीं है कल्याण में वृद्धि हो। इसका मुख्य कारण है कि राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। राष्ट्रीय आय में जो वितरण हो रहा है वो असमान रूप से किया जाता है, तो उस स्थिति में कल्याण बढ़ता नहीं है। अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लाभ कुछ ही लोगों को मिलता है। मतलब जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है उसका लाभ कुछ ही लोगों को मिलता है, जबकि शेष लोगों की आय में कोई वृद्धि नहीं होती। मतलब लाभ जीडीपी बढ़ी है, पर जीडीपी बढ़ने से क्या, कुछ ही लोगों की आय बढ़ी है, बाकी लोगों की आय में कोई वृद्धि नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण देश में कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। मतलब ऐसी स्थिति होती ना, तो उस समय देश के कल्याण में वृद्धि नहीं हो सकती। तो समझ में आ गया। और इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो वर्ष 2020 में, ध्यान देना बच्चों, वर्ष 2020 में 10 व्यक्ति थे, सुनो 100 व्यक्ति थे, ठीक है। और 100 व्यक्ति क्या के प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी थी, 10 रुपए थी, ठीक है। ध्यान देना, वर्ष 2000 में 100 कर्मचारी थे और प्रत्येक कर्मचारी की आय कितनी थी, 10 रुपए थी। तो नेशनल राष्ट्रीय आय कितनी हो गई, 100 इंटू 10। कर्मचारियों को उनकी आय से इंटू कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, उनकी आय प्राप्त हो, नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 2020 में राष्ट्रीय आय कितनी थी, 1000 रुपये। यानी प्रत्येक कर्मचारी की जो आय है कितने रुपए है, 10 रुपये है। अब देखो 2021 में, देखना बच्चों, 2021 में क्या होता है, जो 90 कर्मचारी है उनकी तो जो आय है 10 रुपए से घटकर, ध्यान देना बच्चों, 10 रुपए से घटकर 9 रुपये हो जाती है। और 10 रुपए से घटकर 9 रुपये हो जाती है कितने, 90 व्यक्तियों की, ठीक है। और 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपये 10 व्यक्तियों की हो जाती है। लेकिन समझा बच्चों कि 100 व्यक्ति थे 2020 में और प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी थी, 10 रुपए थी। तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई, 1000 रुपये हो गई, ठीक है। अब 2021 में क्या होता है कि 90 जो व्यक्ति है उनकी आय 10 रुपए से घटकर 9 रुपये हो गई। ध्यान देना बच्चों, 10 रुपए से घटकर 9 रुपये हो गई। और 10 व्यक्तियों की आय 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपये हो गई। तो अब हम निकालेंगे इनकी जीडीपी। तो 90 व्यक्तियों की आय कितनी है, 9 रुपये है। देखना बच्चों, 90 इंटू 9 प्लस 10 व्यक्तियों की आय कितनी है, 20 रुपये, ठीक है। तो देखना बच्चों, 90 को 9 से इंटू करेंगे तो आएंगे 810 प्लस ये हो गए 200। तो हमने देखा है कि 810 और 200 को जोड़ते हैं तो 1010 आया। तो हम कह सकते हैं कि 2021 में, देखना बच्चों, कि 2021 में राष्ट्रीय आय 1000 रुपये से बढ़कर 1010 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी तो बढ़ी है, राष्ट्रीय आय तो बढ़ी है, परंतु लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि की जगह कमी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ लाभ केवल 10 व्यक्तियों को ही मिला बढ़ी हुई जीडीपी का, जबकि 90 व्यक्तियों की जो आय है वो घट गई है। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी में वृद्धि हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जीडीपी में असमान वितरण होने पर आर्थिक कल्याण वृद्धि की जगह उसमें कमी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हमारा दूसरा पॉइंट है गैर मौद्रिक विनिमय। देखो बच्चों, कल्याण में आय में वृद्धि के साथ साथ कल्याण में वृद्धि होती है, कोई जरूरी नहीं है। इससे क्यों नहीं होती, इसके लिए हमने पहला पॉइंट जान लिया। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें, गैर मौद्रिक विनिमय। देखो गैर मौद्रिक विनिमय क्या होता है बच्चों, कि एक ऐसा विनिमय जिसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं होता, बिना मुद्रा के किया गया विनिमय क्या होता है, गैर मौद्रिक विनिमय होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आज भी गाँव में कि लोग बिना पैसों के या मुद्रा के लेन देन कर देते हैं, या ऐसी बहुत सी सेवाएं होती है
जिनके माध्यम से क्या है उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता। जैसे हमारे घर में जो गृहिणी है वो बहुत सारी सेवाएं करती है, उनको बदले उनको पारिश्रमिक नहीं मिलता। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसे अपना पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। तो एक क्या होता है, बहुत सारी वस्तुएं या सेवाएं वो जीडीपी में शामिल नहीं होती, जिससे क्या होता है जीडीपी का अल्प मूल्यांकन होता है, यानी जीडीपी की जो गणना होती है वो उपयुक्त गणना नहीं हो पाती। इस कारण से भी क्या होता है कि जीडीपी का जो माप होता है वो कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, गैर मौद्रिक विनिमय। अर्थव्यवस्था के अनेक क्रियाकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता, यानी बहुत से ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में नहीं होता। जैसे महिलाएं घर में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती है, इसलिए इसके लिए उन्हें कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलता। ध्यान देना बच्चों कि हमारे घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो घर में जो घर का कोई भी काम करती है, घरेलू काम करती है, तो उन्हें उन काम के बदले कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वस्तु विनिमय का उपयोग होता है। देखो आज भी कुछ गांवों में क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं होता। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं होता, इसलिए इन क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाओं का हिस्सा नहीं माना जाता। जब मुद्रा का ही कोई लेन देन नहीं हो रहा है तो उनको आर्थिक क्रियाओं का हिस्सा नहीं मान सकते। अतः हम कह सकते हैं कि जीडीपी का अल्प मूल्यांकन होता है, इसलिए यह कल्याण का उपयुक्त सूचक नहीं है। मतलब जीडीपी का क्या हो रहा है, अल्प मूल्यांकन हो रहा है, यानी जीडीपी की गणना सही तरीके से नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि कल्याण के लिए जीडीपी का माप उपयुक्त माप नहीं है। हमने समझाया है इसमें गैर मौद्रिक विनिमय के माध्यम से। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की, जिसका नाम है बाह्य कारण या सामाजिक लागत। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास क्या है, कोई फैक्ट्री लगती है तो उससे क्या होता है कि आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलता है, जिससे क्या होती है जीडीपी में वृद्धि होती है। परंतु उस रोजगार उस जीडीपी के साथ साथ क्या होती है, वहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें अनेक प्रकार की हानियाँ होती है। जैसे पोल्यूशन बढ़ने से क्या है, उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जो कि क्या आती है, सामाजिक लागतों में आती है। और ये जो सामाजिक लागतें होती है ये जीडीपी में से घटाई नहीं जाती, जिस कारण से भी क्या होता है जीडीपी का जो मूल्यांकन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, या तो अति मूल्यांकन होगा या अल्प मूल्यांकन होगा, जिस कारण से भी क्या होता है कल्याण को हम माप नहीं सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि बाह्य कारण या सामाजिक लागतें क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं कि बाह्य कारण या सामाजिक लागत। देखो सामाजिक लागतों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। देखो बच्चों, जो सामाजिक लागतें होती है उन्हें कभी भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। अब आपको बताता हूं कि एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाया गया बाह्य कारण या सामाजिक लागतों में। जैसे एक तेल शोधक कंपनी कच्चे माल का शोधन करती है, मतलब ये तेल कंपनी है वो क्या करती है, कच्चे माल का शोधन करती है और उसे बाजार में बेचती है। कहने का मतलब है वो क्या कर रही है, प्लांट लगा के धरती में से तेल निकाल रही है और उसको बाजार में बेच रही है, यानी शोधन कर रही है उसे बाजार में बेचती है। इस कंपनी की मूल्य वृद्धि की गणना सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होगी, यानी जो भी मूल्य में वृद्धि हो रही है, जो भी उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है वो क्या है जीडीपी में शामिल होता है। परंतु इस शोधन कार्य के समीप की नदियां दूषित होगी। आपको पता है कि कोई कंपनी या फैक्ट्री लगती है तो आसपास का क्षेत्र होता है वो प्रदूषित होता है, यानी दूषित होता है। तो यहाँ जैसे मान लो यहाँ नदी का उदाहरण दे रखा है कि इसके समीप की नदी दूषित होगी। वे व्यक्ति जो पानी का प्रयोग करेंगे उन्हें हानि होगी, यानी जो व्यक्ति उस नदी का पानी पिएंगे तो उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, जिससे उनकी उपयोगिता में कमी हो जाएगी। प्रदूषित पानी के कारण मछलियां मर जाएगी और जिससे मछली पकड़ने वालों की आय कम हो जाएगी। जो व्यक्ति मछली पकड़कर अपनी जीवन गुजारा कर रहा था उसकी आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इन्हें ही सामाजिक लागतें के रूप में समझा जाता है।
या ये बाह्य कारण होते हैं जिन्हें जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि बाह्य कारण या सामाजिक लागतें क्या होती है जो जीडीपी में शामिल नहीं होती। मैंने आपको फैक्ट्री का उदाहरण भी दिया या तेल शोधन का उदाहरण भी दे रखे हैं। 2 उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। ऐसी अवस्था में जीडीपी या तो अल्प मूल्यांकन होगा या जीडीपी का अति मूल्यांकन होगा। तो इस प्रकार ये जो बाह्य कारण है उससे भी क्या होती है कि आर्थिक जो कल्याण होता है उसका मापन नहीं हो पाता। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा है कि 3 ऐसे कारक होते हैं जब जीडीपी बढ़ती है परंतु आर्थिक कल्याण में कमी होती है। पहला कारण हमने समझा कि राष्ट्रीय आय का असमान वितरण यानी जीडीपी का असमान वितरण। दूसरा हमने पढ़ा गैर मौद्रिक विनिमय और तीसरा हमने बाह्य कारण या सामाजिक लागत पढ़ी। तो बच्चों आपको ये तीनों कारण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ चीज समझ में ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। आज का जो ये टॉपिक है राष्ट्रीय आय या जीडीपी व आर्थिक कल्याण में संबंध इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है और जो मैंने नोट्स लिखाता हूँ हर वीडियो में वो नोट्स आप अपनी कॉपी में उतारते रहना, ठीक है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।